उनके 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड में मिले नंबरों के आधार पर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके लिए 30 और 40% का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है, लेकिन तमाम डिटेल्स लेंगे हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से। तो असीम, सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या दिया गया है कोर्ट को, ये समझाएं हमें। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जून को सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा जो है वो की थी। उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि जो छात्र है उनको मार्क्स जो है कैसे मिलेंगे। तो जो सीबीएसई है उसने एक 12 सदस्यीय बोर्ड का गठन जो है वो किया था। 12 सदस्यीय बोर्ड ने एक फार्मूला जो है सुझाया, जिसको कि आज वो सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रखा। तो छात्र उनको 40% के हिसाब से मार्क्स जो दिए जाएंगे, यानी कि 10वीं में उनको जितने भी मार्क्स मिले उसके हिसाब से 30%, 11वीं में जितने मिले उसके 30% और 12वीं में जितने मिले उसके 40% के हिसाब से मार्क्स जो है छात्रों को दिए जाएंगे। खासतौर पर 10वीं में जितने उनके जो सब्जेक्ट है, जिनके टॉप 3 सब्जेक्ट है, उसके 30% मार्क्स जो है वो लिए जाएंगे, जबकि 11वीं के जो है 5 सब्जेक्ट के 30% मार्क्स जो है वो लिए जाएंगे। कई स्कूलों में अभी तक 12वीं की परीक्षाएं जो है वो नहीं हुई है, या असेसमेंट जो है वो नहीं हुए हैं, या ओरल क्लासेस जो है वो चली है। तो उनका असेसमेंट जो है उनके प्री बोर्ड के या प्री बोर्ड एग्जाम जितने भी एग्जाम हुए उसके आधार पर जो है वो किया जाएगा। और 2 टीचर जो है पूरे मार्क्स देने की प्रक्रिया को जो है वो देखेंगे, और एक कमेटी जो है वो भी बनेगी, जो कमेटी पूरे मार्क्स 5 सदस्यों की कमेटी जो है वो बनेगी पूरे स्कूल के अंदर, जो कि पूरे मार्क्स के प्रोसेस को जो है मॉनिटर जो है वो करेगी। असीम, इसके अलावा बच्चों को दोबारा परीक्षा देने का भी विकल्प यहाँ पर दिया गया है, ये कैसे मुमकिन होगा, बताएं। देखिए, कई छात्र जो है अपने एग्जाम रिजल्ट से जो है सहमत जो है वो नहीं होते हैं। कईयों को अगर सर जिस तरह से उनका मार्क्स जो है या 10वीं 11वीं में कम आया तो उनको कंपार्टमेंट की श्रेणी में जो है वो रखा गया, या उनको री एग्जामिनेशन की श्रेणी में जो है वो रखा गया। तो उन छात्रों के पास विकल्प रहेगा कि जब भी आगे सीबीएसई जो है 12वीं बोर्ड की परीक्षा जो है कराएगी तो उस परीक्षा में बैठ सकेंगे। अगर उनको लगता है कि उनके नंबर जो है वो सही नहीं है तो जितने भी छात्र जो है बैठना चाहे सीबीएसई उनको मौका जो है वो देगी, और सीबीएसई उनको एग्जाम में बैठने का मौका देगी, और उसके बाद उनकी रिजल्ट जो है उस एग्जाम के आधार पर जो है डिक्लेयर जो है किए जाए। ओके, असीम, रिजल्ट कब तक आएगा ये भी बताएं। देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जानकारी दी उनके मुताबिक 31 जुलाई तक रिजल्ट जो है वो छात्रों का सबके आ जाएगा। खासतौर पर ऐसा हो, कई सेंटर्स में ऐसा होता है कि कई स्कूल जो है मार्क्स देने में लिबरल होते हैं, कई स्कूल मार्क्स देने में लिबरल जो है वो नहीं होते हैं। तो उसको लेकर के काफी असमंजसता कि किस तरह से इसको किया जाए कि जो छात्र है उनको एग्जाम छात्र जो है उनको पूरे सही एग्जाम जो मिले। तो उसके लिए एक 5 सदस्य कमेटी हर एक स्कूल में गठित जो है वो की गई है, जो कि किसी भी विरोधाभास को जो है वो देखेगी और उसके हिसाब से मार्क्स जो है वो देगी, और सारी प्रक्रिया जो है 31 जुलाई से पहले जो है पूरी कर ली जाएगी, और 31 जुलाई से पहले छात्रों को उनका रिजल्ट जो है मिल जाएगा। फरियासी से अहम खबर पर तमाम अपडेट हमें देने के लिए शुक्रिया। तो 12वीं के रिजल्ट फॉर्मूला से होगा छात्रों का जायज मूल्यांकन, या कंफ्यूजन होगा या नाइंसाफी हो जाएगी छात्रों के साथ। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा 5:27 पर। बात करते हैं कोरोना के नंबर्स की। हमने देखा कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से हमने देखा है कि हल्की बढ़त सामने आ रही है, और पिछले 3 दिनों में अगर हम देखें तो 7,000 नए केसेस बढ़े हैं। हालांकि थोड़ी राहत की बात यहाँ पर यह है कि कोरोना से रोजाना होने वाली मौतों की संख्या में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। और मुंबई में अगर नए केसेस की बात करें तो 2 दिनों ने लगातार यहाँ पर चिंता बढ़ा दी है, और साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी चिंता जो है वो बनी हुई है। तमाम डेवलपमेंट्स पर अपडेट लेते हैं। हमारी सहयोगी दीपाली नंदा और सिल्की सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो दीपाली, आपके पास आएंगे सबसे पहले। तो कुछ दिनों तक हमने राहत देखी कोविड के नंबर्स में, लेकिन अब नए केसेस के आंकड़े थोड़े से रिवर्स गेयर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताएं कितनी बढ़त दर्ज हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम पिछले हफ्ते के नंबर्स देखें तो जो रोजाना आ रहे मामले हैं वो 60
60,000 तक पहुंच गए थे, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में एक बार फिर से बढ़त की ओर जाते हुए ये दैनिक मामले दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 67,000 से ज्यादा नए मरीज देश भर में मिले हैं। जिस तरह से आपने बताया कि 3 दिन में 7,000 तक इनकी संख्या बढ़ी है। राहत की बात ये निश्चित तौर पर है कि जो मृतकों की संख्या है वो एक बार फिर से 2500 से कम आई है, तो ये एक राहत की बात कहा जा सकता है। वहीं अगर हम एक्टिव केसेस की बात की जाए तो अब ये संख्या 8.5 लाख के पास पहुंच गई है। रिकवरी रेट 96% तक पहुंच गई है और इसके अलावा जो मृत्यु दर है उसमें भी अब गिरावट देखने को मिल रही है। 1.5% से नीचे देश में मृत्यु दर बरकरार है। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो ये भी 3.5% के आसपास है। लेकिन एक बात जरूर है कि अब जो हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 दिन का ट्रेंड, उसमें हल्की बढ़त नए मामलों में जरूर दिखाई दे रही है। सिल्की, आप बताएं महाराष्ट्र में ताजा अपडेट नंबर्स को लेकर क्या है और साथ ही तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या तैयारियां जो है वो चल रही हैं? जी देखिए कि अभी कुछ दिनों से हम देख रहे थे, पिछले 2 दिन के जो डेटा थे उसके हिसाब से 10,000 के नीचे केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर से 2 दिन बाद 10,000 से ऊपर नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। हालांकि जो केस फैटेलिटी रेशियो है ये कल के मुकाबले घटी है और यहाँ अगर देखें तो पिछले 24 घंटे में 232 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की बात कर लें तो पिछले 2 दिनों में करीब 50% तक ज्यादा केसेस सामने आए हैं नए कोरोना के और 832 जो केसेस हैं पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। कल मरने वालों की संख्या 14 थी। तो जहां जो डेथ्स हैं वो कम हुई हैं, वहीं जो केसेस हैं वो ज्यादा बढ़ी हैं। ओवरऑल देखें तो स्टेट में फिलहाल जो केस फैटेलिटी रेशियो है वो 1.94% पर है, जबकि मुंबई में 2.1% पर है। तो खासतौर से मुंबई के लिए जो चिंताएं हैं वो बढ़ी हुई हैं अगर फिगर्स पे हम जाएं तो। इसके अलावा जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसे लेकर भी सरकार काफी चिंतित है, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना पे कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। हालांकि यहाँ पर जो 5 फेजेस में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे खतरा और बढ़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो राज्य में किस तरह से तीसरे वेव के लिए तैयारियां हैं, इस पर कल एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये सुनिश्चित किया गया कि हर तरीके के स्टेप्स उठाए जाएं, क्योंकि जो कोविड टास्क फोर्स एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि तीसरे वेव में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से 8 लाख तक जो एक्टिव पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया सिल्की तमाम अपडेट के लिए। दीपाली आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने टेंशन साफ तौर से बढ़ा दी है। अब तीसरी लहर के जल्द आने की आशंका भी साफ तौर से जताई जा रही है। तीसरी लहर से निपटने की कैसी है तैयारी और कितना खतरनाक है ये डेल्टा वेरिएंट, आज आपको बताएंगे आवाज अड्डा में 5:57 पर।